मैम अभी कर दें कि लास्ट में? अभी कर दो, लास्ट में कर दो, मतलब इस सेशन के बीच में कर दिया करो, ठीक है। और स्तुति, जो लोग अपनी अटेंडेंस मेंशन ना करें या एग्जिट कर जाते हैं, लेफ्ट कर जाते हैं, तो आप देख लेना, आप उनकी अटेंडेंस मेंशन कर लेना। ओके, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी पहले से। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, हम लोगों ने बात करी थी जो भी डिस्कशंस हमारे हुए थे वो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, और हम लोगों ने इन सब की चीजों की बात करी थी हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करी थी कि कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कितनी इम्पोर्टेंस है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारी लाइफ में मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें वो कहीं ना कहीं नीडेड होता है। और साथ ही साथ ये बिजनेस का एक मेजर रोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिपेक्ट करता है। क्योंकि बहुत बार जब कंपनीज फ्यूचर के लिए कोई भी प्रोजेक्ट लाती हैं और वो काफी लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, यानी 1-2 साल में नहीं चलता, खत्म हो रहा होता, 5 साल 10 साल तक वो प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इम्पोर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि ओवर अ टाइम पीरियड जो प्रोजेक्ट में पैसा अभी हमने लगाया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी हमारे उस पैसे की नेटवर्थ कितनी है और फ्यूचर में हमें उसकी कितनी वैल्यू रिसीव होगी। तो जब प्रेजेंट से और फ्यूचर के ये जो बीच का दायरा हम तय करते हैं, ये बीच के जो ईयर्स होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जब हम प्रेजेंट में कोई वैल्यू रिसीव कर रहे होते हैं और वो हमें फ्यूचर में रिसीव होने वाली हो, फ्यूचर में जैसे लोग एफडीज कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स कराते हैं, और हम जो फ्यूचर में 5 साल बाद जो हमें अमाउंट रिसीव होने वाला था वो हम अभी रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें डिस्काउंटेड रेट पे रिसीव हो जाता है, यानी उसमें से जो जितने साल तक का, मान लीजिए 5 साल तक की हमने एफडी कराई थी और हमने बोला कि भाई हम उसको 3 साल का, 4 साल में मतलब मेच्योरिटी पीरियड से पहले लेना चाहते हैं, तो हमें वो डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। वही जब हम अपना अमाउंट फिक्स्ड कराते हैं, यानी कि मान लीजिए हमारे पास 5 लाख रुपीज थे और हमने बोला भाई ये हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा हमारा ब्लॉक हुआ है, हम इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमने बोला भाई ऐसा करते हैं, फिक्स करा देते हैं, हमने 5 सालों के लिए उसको फिक्स करा दिया। यानी अभी वो जो 5 लाख रुपीज है और ये जो नंबर ऑफ ईयर्स के बाद जब हमें फ्यूचर में वो 5 लाख रुपीज रिसीव होंगे, तो वो 5 लाख और प्लस जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट होगा, यानी इतने 5 सालों का जो हर साल इंटरेस्ट उसमें एड ऑन हो रहा होगा, वो ऐड होके हमें मिलेगा। यानी हमें, हम जब स्टार्टिंग में हमने प्रेजेंट वैल्यू अपनी दी, तो बैंक ने हमसे बोला कि अगर आप 5 लाख देते हो हमें, तो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं, उन्होंने बोला कि आपको 7 लाख आफ्टर 5 ईयर्स बाद आपको रिसीव होंगे, तो ये जो 2 लाख का जो डिफरेंस है, 5 लाख प्लस 2 = 7, तो जो ये 2 लाख का डिफरेंस है ये हमारा इंटरेस्ट हो गया या हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल गए। ठीक है, तो ये एफडी तो एक एग्जांपल हो गया। सेम ऐसी तरह बैंक्स बहुत सारी एक्टिविटीज करती हैं, उसी के अकॉर्डिंग बैंक क्या करते हैं, आपको लोन्स देते हैं, क्योंकि जब वो लोन दे रहे होते हैं तब भी वो इसी चीज का असेसमेंट करते हैं। बैंकर्स ये देखते हैं कि अगर हम इस सर्टेन रेट पे आपको इंटरेस्ट लेंगे आपसे और आपका इतना अमाउंट हम आपको देंगे, तो कितने टाइम में वो इंटरेस्ट रेट हमें अपना अमाउंट कवर करके देगा। ठीक है, तो वो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट्स में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये तो बैंक्स यूज कर रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो शेयर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो हम ये भी तो देखते हैं कि अगर हम शेयर की कोई वैल्यू है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि भाई जो अमाउंट जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से या सॉरी डिबेंचर्स की हम लोग बात करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि डिबेंचर्स इज काइंड ऑफ अ लोन, हम लोगों से लेते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि हम ये तो देख पाए कि हम उससे ज्यादा तो नहीं पे किए दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट में आपको। ठीक है, कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी जा रहा हो, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ज्यादा हम पे किए दे रहे हैं। तो ये और फ्यूचर में यानी इतने सालों तक हम उनको देते रहेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें जानने के लिए और हमें लॉसेस ना हो पाए, ठीक है,
हम ये देख लेते हैं कि इस प्रेजेंट में जो हम वैल्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करेक्ट वैल्यू है। अगर हमें उतना रिफंड नहीं आएगा तो हम प्रेजेंट में वो वैल्यू इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सेम इसी तरह प्रोजेक्ट्स का असेसमेंट भी जब होता है तो हम किसी भी प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगा रहे होते हैं तो हम ये देख के लगाते हैं। इवन फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया तो उस कोर्स की भी तो हम लोग वर्थ देखते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस कोर्स को करने में हमें कितने लाख रुपए लग रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना टाइम दे रहे हैं हम। फिर हम ये देखते हैं कि भाई इतने टाइम बाद हमें जॉब मिलेगी, हमें चीजें मिलेंगी, ठीक है, तो क्या हमें उसका रीपे कर पाएंगे, हमें उतना रिफंड आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो यानी बेसिकली हम हर चीज में अपना इन्वेस्टमेंट देखते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से हमें कितना फायदा मिलेगा ओवर अ टाइम पीरियड, हम ये सब में देखते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि धीरे धीरे जो रुपये की वैल्यू है वो घटती चली जा रही है ओवर द ईयर्स। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर दो टेक्निक्स की बात करेंगे जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। एक चीज, दो चीजें जाननी होती है। हम लोगों ने लास्ट में लेक्चर में अपने वेरिएबल्स की बात करी थी, पीवी की बात करी थी यानी प्रेजेंट वैल्यू, एफवी की बात करी थी यानी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फिर हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी थी जिसको आर से या आई से आप किसी भी चीज से मेंशन कर दोगे, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो उसे आई या आर से डिपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी की बात करिए। या फिर नंबर ऑफ ईयर्स को हम लोग स्मॉल एन से डिपेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले बनेंगे। तो बेसिकली हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट वैल्यू और दूसरा होता है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो जब हम फ्यूचर वैल्यू को रिसीव करते हैं तो उसमें डिस्काउंटेड रेट लगता है और जब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें कंपाउंडेड लगता है। तो हम लोग दो टेक्निक्स की बात करेंगे, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी पहली टेक्निक पे, फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंडिंग टेक्निक। फ्यूचर वैल्यू में कंपाउंडिंग इसलिए क्योंकि जब फ्यूचर में हमें कोई वैल्यू रिसीव हो रही होती है तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऐड होता जाता है, ठीक है। और जब हम एडिशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक। चलो अच्छा, ये बाद में बनी, हम लोग फटाफट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो फ्यूचर में हमें वैल्यू रिसीव होने वाली है उसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट में लिया जाता है, इसलिए इसको कंपाउंडिंग वैल्यू या कंपाउंडिंग टेक्निक कहते हैं। क्लियर? यहाँ इसकी डेफिनेशन दी है, इट कैन बी डिफाइंड एज द राइजिंग वैल्यू ऑफ टुडेज सम। यानी आज के जो पैसा है हमारा उसमें एक राइजिंग वैल्यू हम देखते हैं एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट गिवन अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम पीरियड दिया होगा कितने साल, स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा कितना इंटरेस्ट ऐड होने के मिलेगा हमें। इट इज कैलकुलेटेड बाय कंपाउंडिंग टेक्निक, ठीक है। तो यानी फ्यूचर में रिसीव होने वाले पैसे को हम किस में देखते हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक में। अब हम फटाक से यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लेते हैं, एफ वी, एफ वी मीन्स फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आप ऐसे भी ले सकते हो जो कैश आपने इनफ्लो किया है, जो आपने कैश लगाया है, ठीक है। तो ये हमारा कैश का अमाउंट हो गया। और क्योंकि हम कंपाउंड की बात करते हैं, क्योंकि जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम यही डिस्काउंटिंग देखेंगे तो हम डिवाइड कर लेंगे, सिंपल है, ठीक है। क्लास की स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? यस मैम, विजिबल थी, अभी भी है ना? ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r। 1 + r यानी 1 जो हम लोग की एक 100% वाली वैल्यू होती है यानी 1 रुपए की वैल्यू, और r रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग जोड़ते हैं इसलिए यहाँ पर प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि 1 रुपए की वैल्यू क्या होती है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, फॉल हो रही है, उसमें ड्रॉप्स आ रहे हैं यानी धीरे धीरे घट रही है। और एन, स्मॉल एन नंबर ऑफ ईयर्स, या यहाँ पे स्मॉल टी भी ले सकते हैं, टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं। तो फॉर्मूला आप बस, फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लीकेशन टाइम्स कितना, ईयर्स, यानी कि एन नंबर ऑफ ईयर्स। ये यहाँ पर
जो ये एब्रिविएशंस है इनको लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, ये जितना भी हम अमाउंट लगाते हैं ये वो वैल्यू है। ठीक, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। If you deposit rupees 55,650 rupees in a bank, हम लोग इतना अमाउंट एक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, विच इज पेइंग 12% ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 12 ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमारा क्या हो गया आर, फॉर अ 10 ईयर टाइम, यानी ये जो 10 ईयर्स है ये n नंबर ऑफ ईयर्स या स्मॉल t से आप डिपेक्ट कर सकते हैं, यानी ये 10 हमारे ईयर्स हो गए। हाउ मच वुड यू डिपॉजिट टू ग्रो एट द एंड ऑफ ईयर। अब ये जानना चाहते हैं कि भाई हमें कितना पैसा अगर हम अभी डिपॉजिट करते हैं 55,650 रुपए, 55,650 रुपीज 12% इंटरेस्ट से रेट से, और कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। तो 10 सालों के बाद हमारा वो जो 55,650 रुपीज है वो ग्रो करके कितना हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग इस फॉर्मूले में रख लेते हैं सारी चीजें। एफ वी, हमें फ्यूचर वैल्यू पता नहीं है, हमें निकालनी है 10 साल बाद कितना हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है, ये हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू लिखी हुई है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 12/100, और 12/100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.12। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आसान हो जाता है कैलकुलेशन में, बस इसलिए। ठीक है, फिर एन हमारा एन है 10। अब हम इसको फॉर्मूले में इन सारी चीजों को पुट कर देते हैं, ये हम लोगों ने फॉर्मूले में रखा है। अब आप जिनके पास कैलकुलेटर्स है जल्दी से आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, वरना यहाँ पे कैलकुलेशंस किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 1,72,848 रुपीज। ये इतना पैसा हमारा 10 सालों बाद हमें रिसीव होगा। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं, कुछ नंबर्स दे रहे हैं और आप उसको एक सॉल्व करिए। ठीक है, अमाउंट की जगह आप लिख लीजिए प्रेजेंट वैल्यू प्लस, नोट करिएगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू लिख लीजिए 50,000, आपने 50,000 रुपीज बैंक में जमा किए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लीजिए 10, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10 हो गया, और ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स आप लिख लीजिए 6। ठीक है, अब जल्दी से हमें निकाल के बताइए कि आपके आंसर्स क्या हो रहे हैं। सारे आसान से वो दिए हुए हैं। ठीक है, कैलकुलेटर का हेल्प ले सकते हैं आप, उसी से करके हमें जल्दी से सिर्फ आंसर बता दीजिए। डिपॉजिट अमाउंट पे आप 50,000 लिख लीजिएगा, यानी जहाँ पे हमने 55,000 लिए हैं यहाँ पे 50,000 लिख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 10 कर लिया है कैलकुलेशन में इजी होने के लिए, और ईयर को 6 कर लीजिए। ठीक है, और हमें आंसर बताइए, जिसका आ जाता है वो आंसर बता दे अपना। जिसका भी हो जाए वो अपना आंसर्स बताने स्टार्ट कर दे। किसी ने किया? मैम, हाँ, यस मैम यस, 18,21,561। ओके, और किसी का है? एनीवन एल्स क्लास? और किसी ने नहीं किया अटेम्प्ट? ओके क्लास, कर लीजिएगा ये। एक सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी तरह के सम्स को ही करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं। ठीक, इस तरह से सम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जितने भी तरीके से पूछे जा सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने, ये हम लोगों ने तो बात कर ली। अभी जो हम लोगों ने बात करी थी फ्यूचर वैल्यू की, यानी जो फ्यूचर में हमें कोई वैल्यू रिसीव होगी तो वो कंपाउंड होकर रिसीव होगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की, यानी हम जब प्रेजेंट में कोई वैल्यू रिसीव कर रहे हैं तो वो डिस्काउंटिंग टेक्निक, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट तो ऐड नहीं होता। ठीक है,
अगर हमने वो कहीं पे इन्वेस्ट किया हो तो हमें जो रिसीव होगा तो वो उसमें इंटरेस्ट रेट ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल की बात करी थी कि 10,000 हमें 3 साल बाद मिले हैं और वही 10,000 हम अगर हमें अभी मिल जाए तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट में हमारे लिए ज्यादा ज्यादा वैल्यूएबल है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट कैन बी डिफाइंड एज टूडेज वैल्यू of a single payment or series of payments to be received at a later date given at a specified discount rate. The process of determining the present value of a future payment or a series of payments or receipt is known as discounting. यहाँ आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने सीरीज ऑफ पेमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब सीरीज ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं एन्यूटीज की। ठीक है, ये आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एन्यूटीज मतलब हो जाता है जैसे ईएमआईज होती हैं, आप रेगुलर पेमेंट कर रहे होते हो या आपको रेगुलर पेमेंट रिसीव हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जो ये सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती है इनको बोलते हैं एन्यूटीज। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ सिंगल सिंगल अमाउंट का निकाल रहे हैं, अभी हम लोगों ने सीरीज की बात नहीं करी है यहाँ पे कि सिंगल अमाउंट हमें कितना हम पे कर रहे हैं या सिंगल अमाउंट में हमें कितना रिसीव हो रहा है। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर इसी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो सिंगल में हम लोगों ने बात करी फ्यूचर वैल्यू की, अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। तो जैसा हम लोगों ने बात किया, क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट है तो हम इसमें डिवाइड करते हैं, और वो कंपाउंड था यानी ऐड होता जा रहा था तो हम इसमें मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे थे। तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्या जानना है, प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर और n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो अब हम इसको चाहे ऐसे लिख लें या आप इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, एफ वी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर कर लो और चाहे इस तरीके से लिख लो, ये एक ही बात है, क्लियर हो रही होगी। ठीक है, यानी एफ वी की स्पेस पे हम 1 लिख लें तो एफ वी यानी फ्यूचर वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर कर लीजिए और सीधे सीधे आप फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर कर लेंगे, एक ही बात है। ठीक, तो ये सारी चीजें तो हमें पता ही है, पीवी एफ वी आर एन वही सब सेम है इसमें, बस इसमें डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप वैसे भी देखो ना, अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद हो क्लास फ्यूचर वैल्यू वाला, तो आप अपने आप से प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहीं पे अगर थोड़ा सा मैथ्स में अगर कहा जाए कि क्लियरली समझते हो तो प्रेजेंट वैल्यू को अगर हम यहीं रहने दें, ठीक है, और 1 प्लस आर यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के जब एक तरफ से दूसरी तरफ जब चीजें जाती हैं, ठीक है, तो अगर वो मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाती है तो डिवाइड हो जाती है। ये पता होगा क्लास सबको, पता है ना क्लास ये? ओके, तो यहाँ पे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए ये जब 1 प्लस आर वाला पूरा सेक्शन इधर जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू को हम यहीं रहने देंगे तो ये पूरा एफ वी से डिवाइड हो जाएगा, तो अपने आप हमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यहीं पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक फॉर्मूला भी याद है तो आप दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से प्रेजेंट वैल्यू का भी एक सम देख लेते हैं तो आसान रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा एग्जाम्पल है मिस्टर बी हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव ₹20,000 इन 6 ईयर। मिस्टर बी को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उनको 20,000 रुपए, ठीक है, रिसीव हो रहे हैं इन 6 ईयर फ्रॉम नाउ इफ ही कैन अर्न 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। What is the amount he should pay for the opportunity? ठीक है, तो यहाँ पर बात करी जा रही है उनको कितना पे करना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए, फ्यूचर में उनको कितना रिसीव हो जाएगा, 20,000। ठीक है, कितने सालों में, 6 सालों में। तो क्योंकि ये फ्यूचर का अमाउंट दिया गया है यहाँ पे, तो फ्यूचर में उन्हें कितना 20,000 रिसीव हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इसमें 10 दिया हुआ है हमें,
और बेसिकली उनसे पूछा जा रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए उनको अभी करंट में कितना पे करना पड़ेगा, हमें फ्यूचर अमाउंट तो पता चल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। इन्होंने बता दिया है कि भाई हमें 20,000 मिल रहे हैं, तो 20,000 के लिए जो 6 सालों बाद हमें मिलेगा, तो हम लोगों ने सारी एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। फ्यूचर वैल्यू 20,000, रेट 10 और एन नंबर ऑफ ईयर्स जब हम निकालते हैं तो हमें यहाँ रिसीव होगा जो अभी हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो 11,289.8 रुपीज हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि हमें फ्यूचर में 20,000 रिसीव हो सके। अब जल्दी से एक एग्जाम्पल इसका भी लगा लेते हैं क्लास। वैल्यूज चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मान लीजिए एक पर्सन को बोला जा रहा है कि भाई फ्यूचर में आपको रुपीज 50,000 अर्न होंगे, ठीक है। तो यहाँ 20 की जगह आप लोग एग्जाम्पल नोट करिए, यहाँ पे लिख लीजिए फ्यूचर में आपको 50,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। इन 10 ईयर्स, 10 सालों में आपको 50,000 रिसीव हो रहे हैं और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 10 रहने दीजिए, आसान रहेगा इसमें आपको, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर 10 रहने देते हैं 50,000 और यहाँ पर 10 ईयर्स कर लेते हैं। अब हमें जल्दी से बताइए कि हमें अभी करंट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट में हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमें फ्यूचर में 10 साल बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें 50,000 रुपीज अर्न हो जाए। जल्दी से मैं करके बताइए। यहाँ 20,000 की जगह 50,000 कर लीजिएगा, यहाँ 10 रहने दीजिए और यहाँ 6 की जगह 10 कर लीजिएगा। ठीक है, कितना अमाउंट हमें हम अभी इन्वेस्ट करें कि हमें फ्यूचर में 10 साल बाद हमें 50,000 रिसीव हो जाए 10% इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। जब भी कोई अगर बैंक बताता है ना कि आपको इतना अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप खुद भी निकाल सकते हैं कि अभी आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मैक्सिमम, जो आपको फ्यूचर में इतना रिसीव हो सके। जिसका आंसर आ जाए क्लास वो हमें बता दे। और नेक्स्ट क्लास में क्योंकि हम लोग ये सारे सम्स ही लगाएंगे, ठीक है, तो आप सब लोग कैलकुलेटर पेन पेपर लेकर करिएगा, ठीक है। अभी तो जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज चेंज करी है, फिर बहुत सारे सम्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से बताइए जिसका आंसर आ गया हो कि फ्यूचर में हमें 50,000 कैसे रिसीव होंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और 10 ईयर्स में कितना पैसा हम अभी लगा दें, प्रेजेंट में कितनी वैल्यू इन्वेस्ट करें। मैम 19,277.48। ओके, एनीवन एल्स क्लास कोई और जो बताना चाहें कि कितना इन्वेस्टमेंट अभी कर दें कि हमें फ्यूचर में 50,000 रिसीव हो जाए। ये सब नहीं कर रहे हैं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कैसे सम्स फिर करोगे अगर ऐसे करोगे क्लास, ठीक है। चलिए यहाँ ये दो, इन दोनों में किसी को कोई इशू कोई प्रॉब्लम तो आप अभी पूछ सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को किस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें किसी को कोई इशू कोई प्रॉब्लम आ रही हो आप पूछ सकते हो। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास। फिर ये एक कैलकुलेटर ट्रिक है, ये हमने स्लाइड में डाल दिया, आपको नोट्स मिलेंगे तो आपको उसमें ये मिल जाएगा। इट इज जस्ट अ ट्रिक, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो और आपको सीरीज एक तरीके से मिल जाएगी कि 1% पे कितना होगा, 2 पे कितना होगा, 3 पे कितना होगा। तो ये इसके वैसे आपके कैलकुलेटर्स में पावर का साइन दिया रहता है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कि कितना पावर 6 है, 10 है, जितनी भी पावर्स है वो पावर आप निकाल सकते हो आसानी से। ओके क्लास, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपैरिजन की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन में मीनिंग में बात करते हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक की बात करते हैं, ठीक है।
कंपाउंडिंग में हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है द मेथड यूज टू डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू। ऑब्वियसली जब हम जैसे ही वर्ड ये आएगा ना कंपाउंड यानी ऐड होता जा रहा है, तो जब भी हम लोग इस एडेड वैल्यू की बात करते हैं तो हम हमेशा फ्यूचर में रिसीव होने वाले किसी पैसे की या वैल्यू की बात करते हैं। ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, जो हम अभी पैसा लगा रहे हैं और फ्यूचर में हमें एड ऑन होके कितना रिसीव हो जाएगा, तो हम लोग बात करते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक की। ठीक है, डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम लोग बात करते हैं द मेथड यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इज नोन एज डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो फ्यूचर में जो कैश फ्लो होने वाला है या फ्यूचर में हमें जितना रिसीव होगा, अभी प्रेजेंट में हमें उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये हमें डिस्काउंटिंग रेट से पता चलता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इफ वी इन्वेस्ट, कंपाउंडिंग में इफ वी इन्वेस्ट सम मनी टुडे, व्हाट विल बी द अमाउंट वी गेट एट अ फ्यूचर डेट। कंपाउंडिंग टेक्निक में जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बताता है कि अगर हम अभी कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर डेट पे वो कितना ग्रो करके हमें मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर में हम कितना रिसीव कर सकते हैं अभी किए गए इन्वेस्टमेंट में। ठीक, ये हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग वैल्यू। डिस्काउंटिंग हमें बताता है कॉन्सेप्ट व्हाट शुड बी द अमाउंट वी नीड टू इन्वेस्ट टुडे, हमें अभी कितना पैसा इन्वेस्ट करना है फ्यूचर में कि स्पेसिफिक डेट पे अगर कोई अमाउंट हमें रिसीव करें उसके लिए हमें अभी कितना इन्वेस्ट करना है। तो बेसिकली कंपाउंडिंग वैल्यू हमें बताती है कि फ्यूचर डेट पे हमें कितना ग्रो करके कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा, और डिस्काउंटिंग टेक्निक हमें बताती है कि हमें उस फ्यूचर में जो अमाउंट ग्रो करके रिसीव होगा उसके लिए हम अभी कितना इन्वेस्ट करें। और ये दोनों ही चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए भाई फ्यूचर में एक सर्टेन अमाउंट रेट हमारा कितना पहुंच जाएगा, फ्यूचर में कितना ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है। और हमारे लिए ये भी डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू ये भी जानना जरूरी है कि हम अभी कितना पैसा लगा दें, ठीक है, जिससे फ्यूचर में हमें इतना बेनिफिट हो जाए। ठीक, तो मेरे लिए ये भी जानना जरूरी है कि हम उतना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उतना करना हमारे बिजनेस के लिए या हमारे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, यूज कहाँ कहाँ इसमें यूज क्या होता है, ऑब्वियसली इसमें हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट का यूज करते हैं और इसमें हम डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करते हैं। नॉन, इसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं और इसमें फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना रिसीव हो जाएगा वो हमें बताया होता है। और प्रेजेंट वैल्यू में हम ये बात करते हैं कि भाई हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू हमें ग्रो करके कितनी वैल्यू मिल पाएगी। ठीक है, फैक्टर्स कौन से यूज होते हैं, फिर ये जो फैक्टर्स है इनकी एक टेबल आती है, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हो, नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसकी टेबल आपके जो स्लाइड्स होंगे उन टेबल्स की लास्ट में लगा देंगे। तो इस तरह से एक सीरीज ऑफ टेबल्स बनी रहती है जिसके एक साइड ईयर्स लिखे रहते हैं और ऊपर उसके परसेंटेज लिखे रहते हैं, 1%, 2%, 3%, 4%, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट और वो आगे तक 20% तक रहता है। तो हम जब कंपाउंडिंग वैल्यू देख रहे होते हैं तो हम कौन सी टेबल देखते हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर और कंपाउंडिंग फैक्टर देखते हैं। ठीक है, और जब हम डिस्काउंटिंग वैल्यू जानना चाहते हैं तो दूसरी टेबल हम लोग देखते हैं, इस टेबल को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल और डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, इन दोनों ही टेबल्स में बस इतना फर्क होता है कि इसमें जो भी वैल्यूज होती है वो फ्यूचर की वैल्यूज होती है और इसमें प्रेजेंट के वैल्यूज होती हैं। ठीक है, फिर नीचे उसका फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे पास, फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। फॉर्मूला अगर आप एक तैयार कर लेते हो, अगर ये एक फॉर्मूला याद कर लेते हो फ्यूचर वैल्यू वाला, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू वाला याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसी से आपका दूसरा प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला भी इसी से निकल आएगा। तो बेसिकली ये दोनों फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये कंपैरिजन टेबल हो गई। ठीक है, क्लास किसी को और कुछ पूछना है इसमें कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग में तो आप पूछ सकते हो अभी। एनीवन, आप सब लोग अपनी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए क्लास।
किसी को इसमें से कुछ भी पूछना है फ्यूचर वैल्यू में या प्रेजेंट वैल्यू में, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहीं पे अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं क्लास। थैंक यू क्लास। क्लास आप सब लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में और सब लोग, आप सभी लोग, ये कुछ लोग लेफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है। ओके ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।